पाठ के तीसरा जो मुख्य इकाई है या सांद्रता है उसको हम आपको बताएंगे। जैसे हमने कल बताया था विलयन का पहला मोलरता, दूसरा बताया था मोललता। विलयन की सांद्रता को प्रभावित करने वाले ये कारक है। पहला क्या था? मोलरता। हमने कल मोलरता बताया था। दूसरा हमने बताया था आपको मोललता। तीसरा आज हम आपको बताएंगे मोल प्रभाज। मोल प्रभाज या इसी को हम कहते हैं मोल अंश। इसी को हम क्या कहते हैं? मोल अंश। इसी को मोल अंश भी कहा जाता है। चाहे हम इसी को मोल प्रभाज कहें और चाहे इसी को हम क्या कहें? मोल अंश कहें, चाहे जो हम कहें। मोल अंश, मोलरता की डिफिनीशन हमने कल बताया था आपको कि किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता बराबर हमने लिखाया था विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार और बिलियन का आयतन लीटर में। अगर लीटर में रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा और अगर मिलीलीटर में रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था। मोललता की डिफिनीशन हमने बताया था कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम, किसी विलायक या आप कह सकते हो कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के पदार्थों के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। मोललता बराबर हमने आपको बताया था कि विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार ग्राम में 1000 से गुणा करना पड़ेगा इंटू 1000। आज हम तीसरा चीज आपको पढ़ाएंगे मोल प्रभाज या हम उसी को कहते हैं मोल अंश। चाहे मोल अंश कहें चाहे मोल प्रभाज कहें। जैसे मोल अंश क्या है, मोल प्रभाज या मोल अंश। मोल अंश का मतलब कि किसी बिलियन के एक अवयव का घटक, किसी बिलियन के अवयव का घटक या एक अवयव का घटक तथा उस बिलियन में उपस्थित मोलों के घटकों या मोलों के अवयव के घटकों तथा मोलों के कुल अवयव के घटकों के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहा जाता है। जैसे हम कहें कि फिर से आप समझिए, किसी बिलियन में किसी घटक चाहे जो घटक हो, किसी घटक तथा उस बिलियन में उपस्थित मोलों के घटकों तथा कुल घटकों के अनुपात को उस बिलियन का क्या कहलाता है? मोल प्रभाज कहलाता है। मोल प्रभाज को हम x से व्यक्त करते हैं। मोल प्रभाज को किससे व्यक्त करते हैं? मोल प्रभाज को हम x से व्यक्त करते हैं। अभी हमने कहा कि घटक, जैसे हम कहें कि किसी बिलियन में 2 घटक हैं, ये नहीं हो सकता है कि 2 ही हो, और भी हो सकता है। 2 ही नहीं और भी हो सकते हैं। अब वो और जैसे हमने कहा कि मान लीजिए कोई बिलियन है और उस बिलियन में 2 घटक हैं। माना बिलियन में 2 घटक ए व बी, ए व बी है। अगर हम कहें ए का
मोल अंश बराबर XA, B का मोल अंश बराबर XB। अब अगर हम कहें कि XA इक्वल NA NA प्लस NB, मोल प्रभाज को X से व्यक्त किया जाता है। माना बिलियन में दो घटक हैं, दो नहीं दो से अधिक भी हो सकते हैं। माना बिलियन में दो घटक है A और B, C भी हो सकता है, D भी हो सकता है, बहुत सारे घटक हो सकते हैं बिलियन में। तो अगर हम उसके दो घटक मान लेते हैं A और B, तो A का मोल अंश क्या हो जाएगा XA, और B का अगर हम मोल अंश मान ले XB, तो हम कह सकते हैं XA बराबर NA बटा NA प्लस NB। NA क्या है इसको आप जानिए। हमने कहा कि NA NA बराबर A का मोल, और जो NB है वो B का मोल है। क्या है? B का मोल है। XA A का मोल प्रभाज है, NA A का मोल है, NB B का मोल है। इसी तरीके से अगर हम कहें कि XB इक्वल टू NB अपान NA प्लस NB। अब इसमें देखिए NB, तो जो NB दिया है वो क्या होगा? B का मोल होगा, B का मोल। बाकी NA तो हमने लिखाया ही है, NA A का मोल। XB हमने बताया अभी आपको कि B का मोल अंश है XB। अब NB जो होगा वो B का मोल होगा। अगर हम इनके मोल प्रभाज सभी अवयव के देख लें, XB XA दो घटक हैं, अगर C भी आ जाएगा तो वो भी एक घटक ही होगा। इसीलिए हमने कहा कि दो ही घटक नहीं हो सकते, दो से और भी ज्यादा घटक हो सकते हैं, कोई एक नहीं दो घटक हो सकता है। तो अगर हम इनको कहें कि जो XA है और XB है, अगर इनका हम अवयव का कुल मोल प्रभाज निकाल लें, अवयव का जो होगा अगर हम कुल मोल प्रभाज निकाल लें, तो किसी बिलियन में चाहे XA हो चाहे XB हो, उन सभी अवयव का जो योग होता है वो एक होता है। कितना होता है? एक होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी बिलियन में सभी मोल प्रभाजों के अवयवों का योग कितना होगा? एक होगा। एक से ना तो कम हो सकता है और ना तो एक से अधिक हो सकता। अधिक तो हो ही नहीं सकता है, कम भले हो जाए। कम का मतलब होता है जैसे 0.99 होगा तब भी हम 1 मान लेते हैं, 0.98 हो जाता तब भी हम 1 मान लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी बिलियन में सभी मोल प्रभाजों के घटकों का योग जो होता है वो एक होगा। अभी देखिए अगर हम कुल मोल प्रभाज निकाल लें, इन्हीं का हम अगर कुल मोल प्रभाज निकाल लें, अगर हम कहें कि कुल मोल प्रभाज बराबर कुल मोल प्रभाज या अंश बराबर जो हो जाएगा वो XA
प्लस एक्स बी, हम यहाँ ऐसे डॉट डॉट कर सकते हैं कि आगे भी हो सकता है। अगर इनको हम देखिए दोनों को ऐड कर लेते हैं, अगर हम इनको दोनों को ऐड कर ले तो देखिए ऐड करने पर क्या आएगा। अभी हमने कहा कि सभी मोलों के अवयव का योग एक से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि कुल मोल तो एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए का मान कितना है एन ए, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, और देखिए एक्स बी का इधर लिखा गया है एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। तो देखिए दोनों का हर बराबर है, दोनों के हर क्या है, सेम है। तो जब दोनों के हर सेम है तो हम इनका हर वही लिख लेंगे एन ए प्लस एन बी, और ऊपर वाला जब हर सेम होता है तो ऊपर को सिर्फ ऐड कर लिया जाता है एन ए प्लस एन बी। अब देखिए एन ए प्लस एन बी ये सभी के सभी कट जाएंगे, तो अब जब सभी कट जाएगा तो इक्वल कितना आ जाएगा, 1। इक्वल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 आ गया। तो अभी हमने कहा कि किसी बिलियन में उपस्थित सभी सभी अवयव या सभी अवयव के घटकों का योग कितना होता है, 1 होता है। इसलिए मोल प्रभाज का मान 1 होगा, चाहे जितने घटक हो, चाहे 1 घटक हो, 2 घटक हो, 3 घटक हो, चाहे जितने घटक हो, सबका योग 1 ही आएगा। दूसरी चीज हमने आपको बताया कि मोल प्रभाज की कोई यूनिट नहीं होती है, कोई इकाई नहीं होता है। अक्सर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मोल प्रभाज की इकाई होती है या मात्रक होता है, तो मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। इस तरीके से हम जाने कि मोल प्रभाज है क्या। किसी विलयन में उपस्थित अवयव के घटकों तथा उसमें उपस्थित मोलों के घटकों की संख्या तथा उनके अनुपात, कुल घटकों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं, जिसे हम x से व्यक्त करते हैं। घटक 2 या 2 से अधिक हो सकता है, जिसका भी जितना घटक होगा उन सभी घटकों के मोल प्रभाजों का जो योग होगा वो 1 से अधिक नहीं होगा। इस तरीके से हम मोल प्रभाज, अक्सर परीक्षाओं में मोल प्रभाज पूछा भी जाता है, मोलरता और मोल प्रभाज, ये सब अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो ये इंटर के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको पूछा भी अक्सर जाता है मोल प्रभाज को। और 1 नंबर में ये पूछा जाता है कि मोल सभी अवयव में घटकों का योग होता है या मोल प्रभाजों का योग होता है, तो आप उसमें 1 लगाइएगा। 1 से अधिक भी रहेगा उस पर मत लगाइएगा, तो 1 ही होगा, 1 से अधिक नहीं होगा। इस तरीके से मोल प्रभाज में चाहे 1 घटक हो, चाहे 2 घटक हो, चाहे बहुत घटक हो, बहुत सारे घटक हो, उनका सब का योग कितना होगा, 1 होगा, 1 से अधिक नहीं होगा। है बात समझ में। तो ये था मोल प्रभाज। अब हम इसका अगला आपको बताने चल रहे हैं जो बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, उसका नाम है, वो है क्या आपका, क्वथनांक का उन्नयन। क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन। अब हम आपको बताते हैं कि क्वथनांक
क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, ये बहुत पूछा जाता है। क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन है क्या? किसी बिलियन के अवास्तशील, किसी बिलियन के अवास्तशील वैद्युत अपघट्ट के बिलियन के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होगा उसे ही बिलियन का क्या कहलाएगा? उसे ही हम बिलियन के क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अर्थात किसी बिलियन चाहे जो बिलियन हो, तो किसी बिलियन के अवास्तशील वैद्युत अपघट्ट के बिलियनों के क्वथनांक में हुई वृद्धि को, बिलियनों के क्वथनांक में हुई वृद्धि को हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक का उन्नयन को हम डेल्टा टीबी से व्यक्त करते हैं। क्वथनांक का जो उन्नयन होता है उसे हम किससे व्यक्त करते हैं? डेल्टा टीबी। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न कैसे आता है आप जानिए। क्वथनांक के उन्नयन से क्या तात्पर्य है? मोललता में संबंध स्थापित कीजिए। डेल्टा टीबी, तो सबसे पहले डेल्टा टीबी हमने अभी आपको इसका डिफिनीशन बताया। इसका मोललता में संबंध क्या होता है? मोललता में संबंध का मतलब होता है कि जो डेल्टा टीबी होता है वो समानुपाती होता है मोललता के। किसके? मोललता के। मोललता के क्या होता है? समानुपाती होता है। डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी इंटू मोललता, जहां केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक है। जहां केबी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक है। डेल्टा जो टीबी होता है मोललता के समानुपाती होता है, तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोललता, जहां केबी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक है। इसका संबंध इसमें पूछा जाता है। जैसे हमने आपको बताया था कि मोललता बराबर होता क्या है, अभी हमने पीछे बताया था। मोललता बराबर हमने बताया था विलेय का भार, विलेय का भार जिसको हम स्मॉल w से व्यक्त किए थे। नीचे लिखे थे हमने, क्या लिखा था? विलेय का अणुभार, अणुभार को हम स्मॉल m से लिखे थे। गुणे हमने लिखाया था विलायक का द्रव्यमान या भार, विलायक का विलायक का भार, जिसको हमने कैपिटल W में व्यक्त किया था। और किसमें? हमने बताया था ग्राम में। और गुणे हमने क्या किया था? 1000। गुणा हमने किया था 1000 से। तो अगर हम कह देते हैं तो मोललता बराबर क्या हमको मिला था? स्मॉल w अपान m इंटू कैपिटल W गुणे कितना? 1000। अब हम इसको इसके स्थान पे रख सकते हैं, तो आपका क्या बनेगा? डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू स्मॉल w अपान m गुणे कैपिटल W और गुणे कितना? 1000। तो हम इसको अब इसका देखिए, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू स्मॉल w गुणे 1000 बटा क्या हो जाएगा? m गुणे कैपिटल W।
ये हमारा क्या मिल गया, फार्मूला। अक्सर इस पर फार्मूले पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत सवाल इस पर आता है, अक्सर सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं इस पर। प्रश्न ही यही आता है, 3 नंबर में आ जाता है कि क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं तथा मोललता में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए, क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी से इसको व्यक्त किया जाता है। डेल्टा टीबी जो होता है वो मोललता के समानुपाती होता है। डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोललता होता है, जहां केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है और मोललता बराबर होता है विलेय का भार, विलेय का अणुभार और गुणे विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000। जब हम मोललता को इसके स्थान पे रख देते हैं तो केबी इंटू विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार गुणे 1000, इसके स्थान पे हमने लिख कर देखिए डेल्टा टीबी बराबर केबी स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 अपान एम गुणे क्या हो गया, कैपिटल डब्ल्यू। ये क्या हुआ, क्वथनांक के उन्नयन का फार्मूला होता है। क्वथनांक, क्वथनांक, क्वथनांक आप पढ़ते हो कि जिसका जो जो अवस्था ठोस से द्रव अवस्था में चला जाए उसी को हम क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक का मतलब वृद्धि होना किसी चीज का। जैसे बर्फ का टुकड़ा होता है और बर्फ का टुकड़ा छोटा होता है, जब वही पिघलता है तो उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इसमें क्वथनांक में वृद्धि होगी। वृद्धि के साथ साथ देखिए शब्द लगा है उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता ही है वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि। तो यहाँ जो वृद्धि होगा किसके, क्वथनांक में, उसी को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक का उन्नयन कहेंगे। क्योंकि वृद्धि डायरेक्ट नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। तो वृद्धि में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, एक बैग नहीं हो जाता परिवर्तन। जैसे हम लोगों में है, हम लोग हुए, चाहे जीव जंतु हुआ, चाहे पादप हुआ, तो पादपों में वृद्धि देखिए तेजी से होता है और जंतुओं में वृद्धि क्या होता है, धीरे धीरे होता है। तो क्वथनांक का उन्नयन का मतलब यही हुआ कि जिसके क्वथनांक में वृद्धि हो, बढ़े, उसी को हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अब क्वथनांक का उन्नयन जो होता है उसे हम डेल्टा टीबी से व्यक्त करते हैं। डेल्टा का मतलब यहाँ परिवर्तन से मतलब होता है और क्वथनांक जो है वो बॉइलिंग पॉइंट इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, इसीलिए बी रखा गया। इसलिए क्वथनांक का उन्नयन जो होता है उसके मोललता के क्या हो जाता है, समानुपाती होता है। हम ये मोललता का क्वथनांक के उन्नयन में संबंध आपको हमने बताया, हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगला आपको बताएंगे अब क्या, वो होगा हिमांक का अवनमन। आया बात समझ में। तो क्वथनांक का उन्नयन और मोल प्रभाज, मोलरता, मोललता, ये विलयन का सबसे मेन चीज है। विलयन में ज्यादातर ज्यादा सवाल आता है, न्यूमेरिकल आता है, इस पर न्यूमेरिकल अक्सर पूछ लिया जाता है इस फार्मूले पर। मोलरता पर पूछ लिया जाता है, मोललता पर पूछ लिया जाता है, मोल प्रभाज पर पूछ लिया जाता है और क्वथनांक के उन्नयन में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आप डिफिनीशन इनका जानिए, इनका संबंध जानिए। इसके बाद हम आपको एक एक न्यूमेरिकल लगवाएंगे हर सूत्र का, और उसके साथ जो है ये जितने संबंध होते हैं ये अक्सर 2 या 3 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। डिफिनीशन पूछेगा तो 2 नंबर का, अगर संबंध पूछ लेता है तो 3 या 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए अब इसके बाद आपका अगला जो टॉपिक होगा वो होगा क्या, हिमांक का अवनमन।